दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हल करेंगे, जो घटना चक्र का है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए इसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न पहला है सॉरी, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब देना है कौन सा सही है। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अग्नि। अग्नि को ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना जाता है। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो महावीर का जन्म आपका ऑप्शन नंबर सी है, कुंडलग्राम वैशाली। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट में हमने गलती से गलती से लग गया था उस पे पारसौली पे, तो उसको अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो उसको सही कर लेना। कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। वो पैराग्राफ था हिंदी का, शायद उसी में थोड़ी सी कमी हो गई थी। किसी ने कमेंट किया था तो मैंने उसको सुधारा, बताया उसको भी, लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। देखिए इसमें से कौन सा सही है? ये नंबर सी सही है, यानी बाबर का जो है वो काबुल से मिलाना है, और दूसरा जो है ये अकबर का आपको मिलाना है सिकंदरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जहांगीर का है उसको आप लाहौर से मिला दीजिए और शाहजहां का मिलाइए आगरा से। इन किलों को इन्होंने बनवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो वो कौन अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सर थॉमस रो जो थे वो जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किए थे। अगला क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब कौन था? तो ये आपका सही जवाब होगा, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, ये किस नेता ने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका जवाब होगा जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो कर्जन ने भारत का विभाजन 1905 में किया था। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो है वो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम की मतलब किसकी राजधानी है? तो आपका सही जवाब होगा बी नंबर, नीदरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो आपका सही जवाब होगा जो है सी नंबर, यूराल। सॉरी, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें सही जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है।
अगला प्रश्न है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1969 में। अगला प्रश्न है CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नकद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन की शुरुआत कब किया गया था? 2014 में। अगला प्रश्न है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? इसका सही जवाब होगा 3 भागों में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों हैं। अगला प्रश्न है एक मिनट, डी नंबर है तो इसमें तीनों होगा, लोकसभा भी होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा लीला सेठ थी। अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 35 साल होने चाहिए। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट प्रश्न है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? सी, विटामिन सी घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा पुल्लिंग है आपको बताना है। ये पानी है, ये पुल्लिंग। नदी, इलायची, प्यास जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी जो है ये पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र का मतलब आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आपको बताना है विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सलभ। सलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में क्या शुद्ध वाक्य है? देखिए ये सही है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, बाकी अनेकों यहाँ पे गलत है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख अनेकों यहाँ भी गलत है। अनेकों, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न जो है वो भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप में लागू हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मई 2022 से। अगला प्रश्न है देश के पहले अनाज आधारित
इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, पूर्णिया में। चलिए अगला देखते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका सही जवाब जो है वो है NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? अगला इसका जवाब होगा सी नंबर, तिनसुकिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी कावेरी नदी में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा टोयोटा मिराई। अगला प्रश्न है, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। यह गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद, जिलने लिखा हुआ गलत प्रिंट है, मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 105वां संशोधन अधिनियम 2021। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो थे वो बांसुरी के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो है वो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है वो बी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो धनपत राय श्रीवास्तव ये आपके प्रेमचंद नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा आरिफ जौहरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब होगा भारत ने। अगला प्रश्न है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब होगा श्री राम चौलिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब हम एक पैसेज देखते हैं, उसमें 71 से 75 तक के प्रश्न को आपको बताना है, तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसका जवाब देते हैं। लिखा हुआ है, जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वो क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रश्न है पहला, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो गद्यांश जो है वो किस ओर करता है? अपराधों को दूर करने के लिए, अपराधों की दूरी के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो लेखक ने बताया है कि अंधकार को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता तो वो इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। इससे दूसरों के प्रति अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिल जाता है। अगला प्रश्न है, अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है? तो अंधकार का निषेध जो है वो यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है पाप और पुण्य की व्याख्या करना। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसका जवाब देंगे। चलिए पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ लेते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वो लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वो लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधि की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधि है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक संस्मरण से लिया गया है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, उन्होंने डायरी में
वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इसका जवाब होगा डी नंबर, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगला प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो गांधी जी डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो ये सेशन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे अगले सेशन के साथ। और हाँ, आप ये लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको इसके बाद घटना चक्र के बाद कौन से प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण जरूर बताना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।